everyone. In our last video we have started simple harmonic motion in the case of a spring, है ना। हमने मास को स्प्रिंग पर अटैच करने पर वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ये स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 3 केसेस पढ़ेंगे। उसमें से हम फर्स्ट केस को पढ़ चुके थे, मास ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, यानी कि एक क्षैतिज स्प्रिंग पर अगर किसी मास को अटैच किया जाए तो वो किस तरह से मोशन करती है, उसके लिए हमने उसकी इक्वेशन को डिराइव किया था। सेकंड केस हमने पढ़ा था मास अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग, यानी कि एक स्प्रिंग को हमने वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर दिया, ऊपर से लटका दिया वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। फिर उसके ऊपर हमने एक मास को अटैच किया, उसके बाद उस मास को स्ट्रेच करके या फिर डिस्प्लेस करके जब छोड़ दिया जाता है तो वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसको हमने डिराइव किया था। उसकी इक्वेशन को हमने क्या किया था, निकाला था। तो यहाँ ये हमारी इक्वेशन आई थी, ये जो इक्वेशन होती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। तो हमने ये देखा था कि एक वर्टिकल स्प्रिंग से जुड़ा हुआ मास भी क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम केस सी भी बोल सकते हैं। टू मासेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, यानी एक स्प्रिंग को, अभी तक हमने स्प्रिंग की क्लैंपिंग कैसे की थी कि एक तरफ हमने मास लटकाया था, दूसरी तरफ इसको किसी रिजिड सरफेस से ऐड कर दिया था, अटैच कर दिया था। यहाँ पर भी हमने इसी तरह से किया था। आज के केस में हम स्प्रिंग के दोनों साइड्स पर क्या लगाएंगे, मास लगाएंगे, ठीक है। टू मासेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इसके अंदर हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। जब दो पार्टिकल सिस्टम को हम एक मास मान करके स्टडी कर सके, ऐसे मास को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम। तो देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक मासलेस स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है। उससे हम दो मासेस को अटैच कर लेते हैं, एक मास m1 और दूसरा मास मान लिया m2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों मासेस को खींच करके स्ट्रेच कर लेते हैं, इन पर हम वर्क डन करते हैं और स्ट्रेच करने के बाद इनको हम छोड़ देते हैं। तो जैसे ही मैं छोड़ूंगी ये दोनों मासेस स्प्रिंग पर क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इनको डिस्प्लेस करती हूँ, इस स्प्रिंग से मासेस को क्या कर लेती हूँ, स्ट्रेच कर लेती हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि मास m1 अपनी मीन पोजीशन से x1 डिस्प्लेस हुआ और मास m2 अपनी मीन पोजीशन से x2 क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। जब मैं इसको यहाँ से अब रिलीज़ करूँगी तो पहले ये अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, फिर वापस ये कंप्रेस होगी स्प्रिंग, फिर वापस मीन पोजीशन पे वापस, इस तरह से ये मास जो है इसके ऊपर क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस स्प्रिंग को यहाँ से खींचूंगी तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इस स्प्रिंग को जब मैं यहाँ से खींचूंगी तो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अंदर की डायरेक्शन में लगेगा। यानी दोनों ही मासेस का डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में है। जो x2 है वो हमारा प्लस x डायरेक्शन में है, जबकि x1 जो है हमारा माइनस x डायरेक्शन में है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1, यानी कि जो x2 है वो ज़्यादा डिस्प्लेस है, मतलब m2 वाला पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है और m1 वाला पार्टिकल कम डिस्प्लेस हुआ है। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x2 माइनस x1, क्योंकि दोनों चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमने x2 को पॉजिटिव माना है तो x1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की अगर हम हुक के लॉ से वैल्यू निकालें तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस का kx, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, माइनस k x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगी, रिजल्टिंग फोर्स की रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास दो अलग अलग मास है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और ये वाला मास भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हमें दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m1।
मास m1 के लिए हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस का k x2 माइनस x1। अब होगा क्या कि अगर हम फोर्स को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, या फिर अगर इस डायरेक्शन में हम फोर्स को क्या ले लें, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी फोर्सेस भी क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमारा नेगेटिव फोर्स है। तो अगर इसको हम m2 के लिए माने तो m1 के लिए हमारा जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, kx। किसके बराबर हो जाएगा, kx। एक पार्टिकल के लिए फोर्स माइनस का kx होगा और दूसरे पार्टिकल के लिए फोर्स प्लस का kx होगा। तो हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो इसके लिए हमने फोर्स को क्या मान लिया है, प्लस का kx। ठीक है, यहाँ पर अब हम मास m1 की बात कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, m1 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू k। x की जगह पर हम लिखेंगे x2 माइनस x1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m2। अगर मैं m2 की बात करूँ तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि F2 इज इक्वल टू माइनस का kx। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो m2 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k x2 माइनस x1। ये हमने क्या कर ली, दोनों ही पार्टिकल के मोशन के लिए। हम ये तो जानते ही हैं कि स्प्रिंग से अटैच किया हुआ जो पार्टिकल होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, हम पहले के केसेस में पढ़ चुके हैं। तो उस इक्वेशन को यूज़ करके हमने पार्टिकल m1 और पार्टिकल m2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक फोर्स को हमने पॉजिटिव लेकर के दूसरे फोर्स को नेगेटिव माना और इस तरह से दोनों की इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इनको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, इस इक्वेशन में अगर मैं LHS को देखूँ तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में भी LHS में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ m1 है और यहाँ पर सिर्फ m2 है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर भी m2 बना लेती हूँ, यहाँ पर भी m1 बना लेती हूँ, तो दोनों टर्म्स सेम हो जाएगी। फिर मैं उन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लूँगी, या तो ऐड कर लूँगी या सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं चीज़ों का हो सकता है जो बिल्कुल एक जैसी हो। ठीक है ना, तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 को m2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इक्वेशन 2 को m1 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा m1 m2 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, सॉरी, और जब हम मास 1 की बात कर रहे हैं m1 तो ये x भी क्या हो जाएगा, x1, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1, तो ये x क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2। तो डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू k, और हमने इस इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई किया है तो m2 k x2 माइनस x1। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं और यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से m1 m2 डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने m1 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस का m1 k x2 माइनस x1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन में से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो पहले दोनों LHS में से m1 m2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर। LHS हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमें RHS को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर बनेगा माइनस का m1 k x2 माइनस x1 माइनस m2 k x2 माइनस x1। यहाँ से हम x2 माइनस x1 को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बचेगा माइनस का m1, k को भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस का m1 माइनस m2, माइनस को भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो माइनस k, यहाँ पर दोनों चीज़ें प्लस में हो जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू x2 माइनस
x1। RHS को हमने सॉल्व कर लिया, अब थोड़ा LHS को भी देख लेते हैं। m1 m2 दोनों ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ d2x/dt² और यहाँ पर क्या है x2 माइनस x1, दोनों क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ना, तो इसमें से मैंने इस चीज़ को कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अब हम जानते हैं कि ये जो x2 माइनस x1 है ये क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x के बराबर है। अभी हमने जब इसका डेरिवेशन शुरू किया था तो यहाँ पर लिखा था हमने x2 माइनस x1 क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x के बराबर है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 जहाँ जहाँ पर भी है उसकी जगह पर मैं क्या लिख लूँगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x। तो यहाँ से मुझे मिलेगा m1 m2 d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस के m1 प्लस m2 इंटू x। x क्या है हमारा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो कि x2 माइनस x1 के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है, m इंटू d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस kx। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इससे मुझे कंपेयर करना है। तो RHS में सिर्फ क्या होना चाहिए, k और x। तो माइनस भी हमें मिल रहा है, k भी मिल रहा है, x भी मिल रहा है। ये जो टर्म है ये एक्स्ट्रा है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है। इसको मैं अगर LHS में डिवाइड में भेज दूँ तो मुझे मिलेगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का kx। On comparing with standard equation, हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, m d2x/dt²। तो d2x/dt² हमको मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, k मिल रहा है, x मिल रहा है। तो ये जो बची हुई चीज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल मास, यानी कि हम रिजल्टेंट मास भी बोल सकते हैं इसको। तो इस टर्म को मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ म्यू से और ब्रैकेट में लिख लेती हूँ कि हमने m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये दोनों मासेस है ना, तो ये रिजल्टेंट मास हुआ। तो रिजल्टेंट मास को मैंने क्या मान लिया, म्यू। तो मुझे इक्वेशन मिलेगी d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस kx। यहाँ पर ये जो म्यू है इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन के जैसी आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम दो पार्टिकल्स को एक स्प्रिंग से जोड़ करके उसका सिस्टम बनाएं तब भी वो दोनों पार्टिकल्स एक साथ क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ से हमें ये पता चल गई कि दो पार्टिकल ऑन अ स्प्रिंग वाला जो सिस्टम होता है वो भी क्या करता है, एक साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। क्योंकि पहले हमने दोनों पार्टिकल की अलग अलग इक्वेशन निकाली थी, उसको सॉल्व करके एक कर दिया है, लेकिन दोनों पार्टिकल का जो मास होता है वो क्या बन जाता है, इस फैक्टर से निकाला जा सकता है। ये क्या है हमारा, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, दो पार्टिकल सिस्टम का ऐसा रिजल्टेंट मास जिससे हम दो पार्टिकल को भी एक सिंगल पार्टिकल मान करके पूरे सिस्टम को क्या कर सके, स्टडी कर सके, ऐसा मास क्या कहलाता है, रिड्यूस्ड मास। अब देखो ये एक ही इक्वेशन है हमारे पास, इस एक ही इक्वेशन से पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी, जो उसका मोशन है वो डिस्क्राइब हो जाएगा। तो रिड्यूस्ड मास होता है, बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूस्ड मास हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टडी टू पार्टिकल सिस्टम एज अ सिंगल पार्टिकल सिस्टम। हम दो पार्टिकल्स को भी क्या मान सकते हैं, एक पार्टिकल मान करके उसको स्टडी कर सकते हैं। इस तरह के मास को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। उसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2।
और दो पार्टिकल के सिस्टम को अलग अलग स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इस तरह से रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगा करके जब उसकी स्टडी की जाती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं समानित द्रव्यमान। क्या कहते हैं? समानित द्रव्यमान, जिससे हमें टू पार्टिकल सिस्टम को स्टडी करना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी म्यू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, दो पार्टिकल वाले सिस्टम की सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूँ तो t इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट म्यू अपॉन के आता है। यहाँ से इस सिस्टम का अगर मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट म्यू अपॉन के, और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। इस पूरे का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो हमें मिलेगा 1/2 अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ स्प्रिंग वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझा जिसे हम रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट या फिर समानित द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम दो पार्टिकल सिस्टम को भी एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम की तरह आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं।